मॉर्निंग एवरीबॉडी। पीजीबीपी के समरी लेक्चर में आपका स्वागत है। आपको ध्यान होगा सेक्शन शुरू होते थे 28 से लेके 44 AE तक। 28 चार्जिंग था। ये सेक्शन वाइज स्टडी हमने क्लास में कई बार देखी थी, आप इसको एक बार रेफर कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग मैंने यहां से की है कौन कौन से बेनिफिट इस चैप्टर के डिफॉल्ट रेजिम वाले को अवेलेबल नहीं है। एडिशनल डेप्थ, बाहर वालों को, रिसर्च वाले को कंट्रीब्यूशन करने, 35 AD का डिडक्शन, 10 AA, ये वैसे अलग से पढ़ाया था मैंने आपको एग्जामिनेशन वाले चैप्टर में, पर है बिजनेस से रिलेटेड ही है तो मैंने यहां रख दिया क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट्स का डिडक्शन होता था ना SEZ के, और 80C to 80U भी नहीं मिलता इनको, सिर्फ गिने चुने ये 3 आपको अलाउ होते हैं। और तो और अगर कोई पुराना लॉस या डेप्रिसिएशन पड़ी है अर्लियर ईयर की, एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द अबव, अगर ऊपर वाले से रिलेटेड कोई भी लॉस या कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड डेप पड़ी है, ये भी आपकी अलाउ नहीं होगी क्योंकि ये डीम टू बी अलाउड है। ये मैंने आपको मिसलेनियस वाले में बताया था। और अगर डिफॉल्ट रेजिम में आप टैक्स भर रहे हो तो AMT लायबिलिटी भी आप पे एप्लीकेबल नहीं होती। प्लस आप ब्रॉड फॉरवर्ड AMT क्रेडिट को सेट ऑफ भी नहीं कर पाओगे 115 BAC वाले टैक्स से। ये सब मिसलेनियस में किया था हमने, ये सब मिसलेनियस वाले चैप्टर में किया था हमने। अब चार्जिंग सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली चीज तो पीजीबीपी हेड में क्या टैक्सेबल है, जो भी प्रॉफिट गेन आए किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन के किसी भी टाइम जो प्रीवियस ईयर पे हो रहा था। इसके अलावा अगर कोई कंपनसेशन वगैरह मिलती है किसी भी पर्सन को जो मैनेज कर रहा है इंडियन कंपनी के अफेयर्स को, या इंडिया के अफेयर्स में, जो इंडिया में अफेयर्स हो रहे हैं किसी और कंपनी के, और ये पैसा उसे क्यों मिल रहा है, या तो टर्मिनेशन हो रही है उसके ऑफिस की या उसके टर्म्स कंडीशन मॉडिफाई हो रहे हैं। ये बस एक बार रीड कर लेना, ज्यादा रटा मारने की जरूरत नहीं है इसको। फिर अगर कोई बंदा एजेंसी का ऑफिस होल्ड कर रहा है इंडिया में, किसी और के बिजनेस का एजेंट है वो, और उसकी टर्मिनेशन हो रही है या उसकी मॉडिफिकेशन हो रही है टर्म्स की, तो उसे पैसा अगर मिल रहा है एजेंट वगैरह को, तो वो भी उसकी कौन सी इनकम है, पबजी इनकम। और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मॉडिफाई हो रहा है या अगर उसकी टर्मिनेशन हो रही है, उससे रिलेटेड कोई भी पैसा अगर किसी को मिलता है, वो सब उसकी पीजीबीपी इनकम है। ये सेक्शन 28 में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है। इन्हें लिखने का पर्पस ये होता है, कई बार किसी चीजों पे डिस्प्यूट होता है तो ये लिख के बोल देते हैं भैया ये पबजी इनकम है, बात खत्म, आप इस पे बहस नहीं कर सकते। कोई बोले नहीं नहीं ये तो मेरी टर्मिनेशन हो रही है टर्म उसकी कॉन्ट्रैक्ट की, ये तो मेरा कैपिटल रिसीट है, वो बोलते नहीं, टर्मिनेशन हो मॉडिफिकेशन हो आपकी ये पबजी इनकम है। उसके बाद एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, जैसे आपके पास कोई इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस है, ये आप सेल कर सकते हो। यानी अगर ये चार्जिंग सेक्शन बोल रहे हैं पीजीबीपी इनकम है, तो अगर आपके P&L में आ रहा हुआ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस, या अगर कोई ड्यूटी ड्रॉबैक राइट की हुई, या अगर कोई एक्सपोर्ट का पैसा मिल रहा है सरकार से, ये सब जो इंसेंटिव देती है ना सरकार जो आपको एक्सपोर्ट करने पे, ये सब आपकी पबजी इनकम है। ध्यान रखना, इंसेंटिवाइज आप बाद में हो रहे हो, पहले आपने महंगा खरीदा होगा सामान, वो आपकी कॉस्ट भी बन गया होगा। जैसे मान लो पहले जो ड्यूटीज पे करी वो कॉस्ट बन गई, बाद में उसका ड्रॉबैक आ गया, वो इनकम बन गई। तो ये चीजों का बस इतना रेलेवेंस है, अगर ये P&L में क्रेडिट हुई, आप इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे क्योंकि दीज आर पीजीबीपी इनकम। अगर किसी भी बंदे को बेनिफिट या गिफ्ट या परक्विजिट मिलता है अपने बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से, तो उसको वो चाहे कैश में हो, चाहे काइंड में हो, चाहे पार्टली हो, ये पीजीबीपी इनकम है। जैसे डॉक्टर को पेशेंट के किसी रिलेटिव ने गिफ्ट दे दिया, या लॉयर को किसी उसके क्लाइंट ने उसको गिफ्ट दे दिया, ये सब चीजें पीजीबीपी इनकम है उसकी, लॉयर की या उस डॉक्टर की। जो एम्प्लॉयर को पैसा मिलता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, ये भी उसके पीजीबीपी में जाता है। उसके बाद अगर कोई भी अमाउंट रिसीव होती है पार्टनर को अपनी फर्म से, पर कौन सी पेमेंट्स, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब, पर शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जम्प्ट होता है पार्टनर के लिए। तो इसके अलावा जो भी अमाउंट मिल रही है पार्टनर को अपने फर्म से, जितना फर्म को लाभ हो गया 40B के अंदर, उतना पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो जाता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका एग्जम्प्ट होता है 10(2)(a) के अंदर पार्टनर का। उसके बाद अगर किसी को भी पैसा मिलता है अंडर एन एग्रीमेंट, किस बात का एग्रीमेंट, वो कह रहा है कि मैं बिजनेस प्रोफेशन नहीं कैरी ऑन करूंगा, आप मुझे पैसे दे दो, यानी नॉन कम्पीट फी, या वो कह रहा है मैं शेयरिंग नहीं करूंगा नो हाउ की, पेटेंट की किसी के साथ, आप मेरे को पैसे दे दो। शर्त है ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल ना हो, क्योंकि अगर कैपिटल गेन में जा रहा है, जैसे किसी ने ट्रांसफर ही कर दिया अपना राइट, तो परमानेंट ट्रांसफर कर दिया तो वहां तो कैपिटल गेन आ जाएगा, वरना अगर टेम्परेरी आप पैसा ले रहे हो तो दैट इज पीजीबीपी, दैट इज पीजीबीपी।
फिर हमारा एक सेक्शन होता था 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस वाला, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ही बार में लागू जाते थे P&L के अंदर, अगर आप ओल्ड रेजिम में होते हो। न्यू रेजिम में तो 35AD आपको मिलता नहीं। इसमें पॉइंट ये होता था कि अगर ये वाला एसेट बाद में कभी डिस्ट्रॉय हुआ, डिमोलिश हुआ या आपने ट्रांसफर कर दिया, तो जो भी सम रिसीव होगा उसके ऊपर वो आपकी पीजीबीपी इनकम है। चाहे ये गेन में बिक रहा हो चाहे लॉस पे बिक रहा हो, कोई कैपिटल गेन नहीं आता था इसका, सीधी पीजीबीपी इनकम बनती है। बस इसके लिए मैंने एक सिचुएशन और पढ़ाई थी कि अगर आप बिना पैसे लिए ट्रांसफर कर देते हो आगे, फिर वो 35AD 7B और वो सब लग जाता है। वो मैं आगे पढ़ाऊंगा कि लोग क्या करते थे, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एसेट लेते थे, उसका डिडक्शन क्लेम करते थे 35AD में, बाद में नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर देते थे बिना पैसे लिए। वो सिचुएशन यहां कवर नहीं होती है 8 नंबर में, क्योंकि यहां वो सिचुएशन कवर होती है जहां वो बेच रहा है, पैसे ले रहा है, तो वो यहां कवर होती है। और 9 नंबर पॉइंट कौन सा था, ध्यान देना, ये ना अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी होती है स्टॉक और आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो कैपिटल एसेट के अंदर, जैसे कि आपके पास हाउस होल्ड ज्वेलरी पड़ी है और आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, सॉरी हाउस होल्ड ज्वेलरी की शॉप पे पड़ी है ज्वेलरी, तो इन्वेंट्री है, और आप उसे कहां ले आए, आप उसे बना लेते हो बिजनेस का एसेट। आप उसे किसका एसेट बना लेते हो, बिजनेस का। ये ना मैंने एग्जांपल क्लास में दिया था एसी डीलर का, कि एसी डीलर के पास जो इन्वेंट्री पड़ी है उसने कुछ एसी उठा के अपने शोरूम पे फिट कर दिए, तो वो उसका कैपिटल एसेट बन गया। तो यहां पे ना हमने बात की थी, जैसे ही आपने इसे कन्वर्ट कर लिया इमीडिएटली आपकी बिजनेस इनकम निकल आएगी फेयर मार्केट वैल्यू को बेस लेकर। और वही फेयर मार्केट वैल्यू याद करो ब्लॉक के अंदर भी जाके ऐड होती थी, क्योंकि ये ब्लॉक की एडिशन बनेगी, क्योंकि जो एसी शोरूम में लग गया उस पर क्या क्लेम करोगे आप, डेप्रिसिएशन। जब तक एसी इन्वेंट्री में था नो डेप्रिसिएशन, लेकिन जब एसी इन्वेंट्री से कन्वर्ट होकर किसमें आ गया, कैपिटल एसेट, तो अब उस पर डेप भी लगेगी। तो ये हम इकट्ठा था, यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू सेल प्राइस बन जाएगी और टैक्सेबल बन गई है, बिजनेस इनकम आ गई है। फेयर मार्केट वैल्यू को बेस लेके बिजनेस इनकम निकाल लो और उसके बाद इसे ब्लॉक के एडिशन में दिखा देना। वो हम आगे जाके ब्लॉक के एडिशन पढ़ेंगे, वहां दिखेगा आपको। उसके बाद सेक्शन नंबर 30 से लेके जो 36 वाली लड़ी है ना, इसमें सारी ये हेडिंग है जो एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली अलाउड है बाय द इनकम टैक्स एक्ट। तो 30 सेक्शन बात करता है बिल्डिंग्स की। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो अपनी खुद की बिल्डिंग में, आप उसका मार्केट रेंट वगैरह डेबिट नहीं कर सकते, लेकिन कोई करंट रिपेयर जैसे आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे, इंश्योरेंस प्रीमियम या टैक्सेस वगैरह सब्जेक्ट टू 43B। 43B क्या बोलता था कि एक लिस्ट बता रहा हूं मैं आपको कि ये वाली पेमेंट्स आप रिटर्न की डेट तक कर दो, वरना मैं इसको डिसअलाउ कर दूंगा इस ईयर में, फिर इसे उस ईयर में जाके अलाउ करूंगा जिस ईयर में पे करोगे। तो जहां भी कोई टैक्सेस वगैरह की बात आती है, दीज आर पेबल अंडर लॉ, इन पे 43B लग जाता है, इन पे 43B लग जाता है। अगर हायर्ड बिल्डिंग है, जैसे हम लोग हायर्ड बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं, तो रेंट आप अलाउ करा सकते हो, करंट रिपेयर्स अलाउ करा सकते हो, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर हम पे कर रहे हैं पर इस पे भी 43B लगेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम पे कर रहे हैं, यानी कि टेनेंट अगर पे ही लैंडलॉर्ड कर रहा है, वो थोड़ा टेनेंट बियर करेगा, वो थोड़ा टेनेंट को अलाउ होएगा। करंट रिपेयर्स का मतलब क्या है, अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपेयर्स की करता है टेनेंट, जैसे मान लो टेनेंट ने बिल्डिंग पे मेजर एक्सपेंडिचर कर दिया, तो उसकी बिल्डिंग बन जाएगी वो, और उस पर डेप अलाउ होगी फिर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार में अलाउ नहीं करेंगे लोग। तो ये पहला पॉइंट है। और अगर ओनर ही कर दे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपेयर्स का, वो तो उसकी बिल्डिंग का ऐड हो जाएगा ब्लॉक के अंदर, एडिशंस के अंदर। तो ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, कुछ खास इसमें नहीं है। उसके बाद सेक्शन नंबर 31 रिपेयर, इंश्योरेंस, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर का। तो ये तो सिंपल है, आपके पास प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, उसका जो भी रिपेयरिंग है वो अलाउड है, जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। और अगर कोई डिस्कार्ड वगैरह हो गए हैं, चाहे ओन्ड है, इनका हम अलाउ नहीं करेंगे आपको, जो यूज नहीं हो रहे बिजनेस के अंदर, यानी जो चीजें बिजनेस में यूज नहीं हो रही हैं उनका हम लोग इंश्योरेंस वगैरह आपको अलाउ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जो डिस्कार्ड हो चुका उसका हम आपको अलाउ नहीं करके देंगे। और एक पॉइंट है कि अगर एसेट ही रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है या रिप्लेस हो रहा है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस पर डेप अलाउ होगी। लेकिन अगर मशीन का कोई पार्ट वगैरह चेंज हो रहा है सिर्फ, तो मेंटेनेंस है, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक बार में अलाउ करवा सकते हो आप।
पढ़ के देखो, नीचे वाला नोट समझ में आ रहा है। पार्ट चेंज हुआ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मशीन ही चेंज होगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और फर्क क्या पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार में अलाउड है इनकम टैक्स एक्ट में, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने कहा था धक्के खा खा के अलाउ होता है डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। तो इतनी बातें जब डेप्रिसिएशन की आई गई हैं तो क्यों ना शुरू करें डेप्रिसिएशन। सेक्शन नंबर 32, क्या ऑप्शनल होती है डेप लेना है मैंडेटरी? मैंडेटरी। कंडीशंस क्या है? असेसी ओनर होना चाहिए, ओनर मतलब बेनिफिशियल ओनर, सिर्फ रजिस्टर्ड ओनरशिप नहीं चाहिए, बेनिफिशियल ओनरशिप आपकी होनी चाहिए, चाहे होली चाहे पार्टली। अगर पार्टली ओनर हो तो डेप भी पार्टली आपको लागू होगी, बाकी पार्ट दूसरे को लागू हो जाएगी। एसेट बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज हो रहना चाहिए, और एसेट पुट टू यूज हो जाना चाहिए। पुट टू यूज कह लो या आप रेडी फॉर यूज कह लो, क्योंकि जैसे ही एसेट रेडी फॉर यूज है आप कह सकते हो कि हाँ आप इस पर डेप ले सकते हो, पर हाँ हमारे यहाँ पे वर्ड ज्यादा पुट टू यूज चलता है, तो पुट टू यूज ही देखते हो आप, कितना यूटिलाइज हुआ वो नहीं देखना। और कई बार रेडी फॉर यूज भी अगर तो उसे भी पुट टू यूज ही कहते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह। पॉइंट आप बस इतना ध्यान रखो कि ज्यादातर इनकम टैक्स एक्ट में वर्ड क्या यूज हुआ है, पुट टू यूज। पुट टू यूज फॉर 180 और मोर डेज या लेस देन 180, ये सब भी हम देखते थे। और आगे क्या लिखे, अगर पार्टली यूज इन बिजनेस है तो प्रोपोर्शनेट डेप। याद करो क्वेश्चनों में पॉइंट आता था कि मोटर कार सिर्फ 75% ऑफिशियल है बाकी पर्सनल है, तो डेप भी 75% अलाउ करते थे आप, 25% अलाउ नहीं करते थे। सारे खर्चे भी 75% अलाउ करते थे, बाकी 25% अब अलाउ नहीं करते थे। उसके बाद डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है? डब्ल्यूडीबी मेथड, ब्लॉक कंसेप्ट पे। ब्लॉक का मतलब क्या है? सिमिलर एसेट्स को ग्रुप कर लो, सेम रेट ऑफ डेप है जिनका। हालांकि देखो इनमें काफी बार प्रॉब्लम आती है कि सर लैपटॉप और बुक्स दोनों का सेम रेट है और दोनों है भी प्लांट एंड मशीनरी, क्या इनका एक ब्लॉक बनाना है या अलग अलग? तो मैंने कहा था क्वेश्चन में देख लेना, अगर अलग अलग ब्लॉक दिए हुए तो अलग अलग ही यूज करना आप। वैसे ज्यादातर हमने देखा लैपटॉप बुक्स किसी क्वेश्चन में इकट्ठा कर देते हैं, किसी में अलग अलग भी रख देते हैं, वो आप क्वेश्चन के हिसाब से देखना। जब मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी ये पॉइंट मैंने बताए थे आपको एक दो। डेप्रिसिएशन के रेट हमने बात किए थे बिल्डिंग के। बिल्डिंग में मेन रेट आपको ये वाला याद रखना है 10। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आप 10% लगाते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कंपनी के पास कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई फ्लैट वगैरह जहां पे डायरेक्टर वगैरह रह रहे हो, उस पर 5% लगता है फिर, ठीक है। पर मेन आपको 10% वाला याद रखना है, मेन आपको 10% वाला याद रखना है। फर्नीचर फिटिंग के ऊपर 10% लगता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी आ जाती हैं। हालांकि थोड़े दिन पहले क्वेश्चन किया था जिसमें टेलीविजन आया था, तो टेलीविजन पे दो व्यू दे रखे थे आईसीआई ने कि इसको प्लांट मशीनरी में माना जा सकता है और इसको इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, फर्नीचर फिटिंग में माना जा सकता है। पर मैंने आपको बेटर कहा था प्लांट मशीन मानना बेटर है, एसी वगैरह भी प्लांट मशीन है। प्लांट मशीन का जनरल रेट ये वाला है, मोटर कार्स का भी यही रेट है। फिर इस पीरियड में जो मोटर कार्स आई वो 30%, शिप्स वगैरह के रेट ज्यादा यूज नहीं होते। फिर अगर मोटर कार वगैरह रनिंग ऑन हायर वाले बिजनेस के अंदर और इस पीरियड में करें तो ये 45 हो जाता है। पर ध्यान रखना न्यू रेजिम में मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशन, मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 40% न्यू रेजिम के अंदर। पर ये पीरियड आप थोड़ा सा देख लेना, सिर्फ एक यही वाला एसेट ऐसा है जिसका 40 से ज्यादा का रेट है, बाकी सारे एसेट मैंने आपको बताया था कि 40 से कम वाले ही हैं। तो न्यू रेजिम में बस अगर ये वाला एसेट आ गया, अगर आपके पेपर में ये वाला एसेट आ गया इन केस, तो न्यू रेजिम में इसका मैक्सिमम रेट 40 रहेगा, ओल्ड में 45 आ जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बुक्स ये सब 40, और एक पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वगैरह का भी 40। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल छोड़ देना, गुडविल छोड़ देना, गुडविल के अलावा बाकी सबका क्या 25, क्योंकि एक टाइम था जब गुडविल भी डेप्रिशिएट होती थी, पर अब गुडविल को ब्लॉक में हम लोग ऐड नहीं कर रहे, ना गुडविल को ब्लॉक में ऐड करना है ना गुडविल को हमने डेप्रिशिएट करना है। भाई डब्ल्यूडीबी कैसे निकलेगी ब्लॉक की? सेक्शन बताता है 43(6) कैसे निकलेगी ब्लॉक की डब्ल्यूडीबी। ओपनिंग से स्टार्ट करो, जितनी भी एडिशंस हुई उस ब्लॉक के अंदर ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड कर लो। बोलो किस वैल्यू पे ऐड होंगी? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कहां से निकलती है? 43(1). इसके 3 टुकड़े किए थे। पहला जो अक्वायर कर लिया था ड्यूरिंग द ईयर पर पुट टू यूज नहीं हुआ, इसको भी एडिशन में ऐड कर लिया, इसको भी, इसका एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, रिवाइज कर लेना, बुक में सॉल्व किया था। फिर अक्वायर कर लिया और उसे पुट टू यूज किया है 180 डेज और मोर, और फिर एक लेस देन 180। तीनों एडिशंस को यहां पे ऐड कर लिया। एडिशन ऑफ गुडविल इग्नोर कर देना। एडिशंस के बाद क्या लेस कर लेना? सेल प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड और डिस्कार्डेड, जिसको बोलते हैं वैसे मनी पेबल है।
तो जो भी सेल हो गया, डिमोलिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसका जो भी पैसा आया वो लेस कर लेना। हमने इसको ऐसे सीखा था, इतना क्लेम करने वाला पड़ा है शुरू का, इतना और क्लेम करना है जो हमने खर्च करा, लेकिन उसमें से इनकम टैक्स क्या बोलता है, ये तो मिल ही गया आपको, तो लेस करके बाकी पे डेप लगा लो। और हम ये बात बोलते थे, सेल वाले वैल्यू को हम लोग लेस देन 180 या 180 और मोर, डेट ऑफ सेल इररिलेवेंट होती थी, लेकिन डेट ऑफ परचेज या पुट टू यूज वाली डेट हम देखते थे। पुट टू यूज के लिए भी हमने एक कट ऑफ डेट निकाली थी 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर या उससे पहले का जो एसेट होगा वो 180 और मोर होगा, जो उसके बाद का होगा वो लेस देन 180 होगा। ये 4 अक्टूबर भी लीप ईयर की वजह से है, वरना नॉन लीप ईयर के अंदर 3 अक्टूबर होती है। 23-24 जो ईयर है ना वो लीप ईयर है, उसमें फरवरी 24 लीप ईयर वाला ईयर है, तो इसलिए 4 अक्टूबर डेट है। एनीवेज, अब यहां पे पॉइंट स्लम सेल का भी लिखा है। अगर स्लम सेल का केस है तो स्लम सेल में आपको क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एज रिड्यूस्ड बाय द डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन लाउबल एज इफ द एसेट वाज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक। और एक यहां पे गुडविल का पॉइंट है, पहले गुडविल का सुन लो। गुडविल अगर पुरानी पड़ी, वैसे गुडविल का पॉइंट अब आएगा नहीं, क्योंकि गुडविल पुरानी अगर ब्लॉक में पड़ी थी तो ऐसे सोचो इंटेंजिबल का ब्लॉक हो तो गुडविल को हटाना पड़ेगा ना ब्लॉक से। तो जो गुडविल की एक्चुअल कॉस्ट थी ना शुरू से, एज रिड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ डेप, हर साल के डेप कैलकुलेट कर दो, वो लेस करके उतना ब्लॉक से हटा लो। पर ये अब नहीं आएगा, ये पॉइंट अब नहीं आएगा। और स्लम सेल में यहां पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट एज रिड्यूस्ड बाय डेप दैट वुड हैव बीन लाउबल एज इफ द, वैसे ना स्लम सेल को आप यहां कंफ्यूज ना करो। स्लम सेल में ना सिंपल क्या होता है, जो ब्लॉक की वैल्यू पड़ी होती है ना, आपको याद होगा स्लम सेल के अंदर हमने अलग अलग वैल्यूज बोली थी। जो ब्लॉक वाला है उसकी ब्लॉक वाली वैल्यू, यार है स्लम सेल में नेटवर्थ निकलती थी। नेटवर्थ क्या निकलती थी, कैसे निकालते थे, एसेट्स को जोड़ लो और लायबिलिटीज हटा लो। अब एसेट्स के अंदर ना, उसके अंदर अलग अलग एसेट्स होते थे। कुछ एसेट ऐसे हैं जो ब्लॉक में, उनको जोड़ लो। कुछ एसेट स्टॉक वगैरह सोचो तो ब्लॉक में है नहीं, तो उनकी बुक वैल्यूज उठा लेते थे। इस तरह से काम करते थे हम, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। स्लम सेल का पॉइंट यहां मिक्स ना करना, स्लम सेल को वहां से पढ़ लेना, यहां ज्यादा मिक्स ना करना। स्लम सेल के टॉपिक से पढ़ लेना कि स्लम सेल में कैसे कैसे कैलकुलेशन होनी है एसेट्स की, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एसेट ईयर में एक्वायर हो गया लेकिन 180 डेज से लेस यूज हुआ है तो हाफ रेट लगाना। उसके लिए हम क्या करते थे, सुनना, जो ये एंड में WDV आती थी ना, इस WDV के ना हम टुकड़े कर देते थे। हम पहले मानते थे इस WDV में से कौन सा वाला बचा है, लेस देन 180 वाला, उस पे क्या रेट लगा देते थे, हाफ, और बाकी के ऊपर पूरे साल का। और कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती थी, कैसी बताता हूं। सिचुएशन कई बार अगर ऐसी बनती थी तो क्या करते थे, ध्यान देना। अगर ओपनिंग WDV है, मान लेते हैं 1 लाख, मान लेते हैं 180 और मोर वाली एडिशन है 10,000 और लेस देन 180 वाली एडिशन है 60, तो 70 की एडिशन होगी। और एसेट सोल्ड या डिस्कार्ड हो गए, मान लेते हैं एसेट सोल्ड या डिस्कार्ड हो गए आपके 1.50 लाख, क्योंकि सेल प्राइस है ना, तो आपको पता है एंड में जो वैल्यू बची वो सिर्फ 20,000 बच गई। हाँ, इस पूरे 20 पे आप हाफ का रेट लगा दोगे, क्योंकि जो बचा हुआ है वो सारे का सारा लेस देन 180 वाला बचा हुआ है, आप ये मान लोगे। इस तरह से पॉइंट होता है। तो ये देख लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है, फॉर दिस पर्पस एक्चुअल कॉस्ट आपको सेपरेट करनी है WDV में से, क्योंकि WDV तो वैसे नेट वैल्यू है, पर इसमें से अलग क्या करते हो आप, एक्चुअल कॉस्ट। क्योंकि जब डेप्रिसिएशन आपने लगानी है ना, तो एक्चुअल कॉस्ट पे लगेंगे ना एडिशंस के ऊपर, तो आप लेस देन 180 वाली एक्चुअल कॉस्ट अलग कर लोगे ब्लॉक में से, और बाकी किसकी मान लोगे, बाकी वैल्यू जो बची वो 180 और मोर, या पूरे रेट वाली। और अगर WDV इनफ है ही नहीं कि आप एक्चुअल कॉस्ट अलग कर पाओ लेस देन 180 की, तो पूरे पे लगा दो हाफ रेट, पूरे पे लगा दो हाफ रेट। ये लिखा हुआ है नोट नंबर 1 के अंदर, ये लिखा हुआ है नोट नंबर 1 के अंदर। उसके बाद ये लिखा है, अगर एसेट परचेज करके आपने उसको पुट टू यूज ही नहीं करा तो डेप्रिसिएशन उस ईयर में लागू ही नहीं होगी, पर अगले सालों में जाके, फिर नेक्स्ट ईयर में जाके फुल ईयर का रेट लगेगा, चाहे
अगले साल में जाके आपने उसको लेस देन 180 यूज करा। ये ना पॉइंट ऐसा भी आता था, याद करो, एसेट खरीद लिया पहले, रख लिया, डेप्रिशिएट नहीं किया आपने, पर जिस ईयर में जाके पुट टू यूज हुआ उस ईयर में अब आप उसके ऊपर रेट क्या लगाओगे? फुल। और तो और एक याद और कराता हूं क्वेश्चन, जब हमने वो वाला क्वेश्चन किया था ना कि बिल्डिंग पहले प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करी है और बाद में उसको बिजनेस के यूज में ले आए, तो वहां एक एक्सप्लेनेशन लगती थी जो बोलती थी जितनी देर प्राइवेट यूज हुई बिल्डिंग उतना नोशनल डेप निकाल लेना, और नोशनल डेप माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पे एडिशन दिखाना। आपको पता है एडिशन तो आप इस साल दिखाओगे, अगर ये एडिशन लेस देन 180 भी हुई ना तो भी फुल ईयर का डेप लग जाता था। उस ईयर के अंदर आके हमने क्वेश्चन किया था, क्यों? क्योंकि इस ईयर में एसेट एक्वायर नहीं हुआ, पहले का एक्वायर हुआ पड़ा है। तो जिस अगर पहले एसेट एक्वायर हो गया था किसी भी पर्पस के लिए और इस ईयर में आके वो आप बिजनेस में आप लेके आ रहे हो यू पुट टू यूज, तो आप उसके ऊपर रेट क्या लगाओगे? फुल। तो ये रिवाइज करना, जहां मैंने घर पे बिल्ड आपका घर पे दिया था होमवर्क आपको, बिल्डिंग वाला क्वेश्चन जो करा था ना उसके अंदर ये पॉइंट था, एसेट सेल कभी भी हो उससे हमें फर्क नहीं है, डेट ऑफ सेल इज इररिलेवेंट। अगर कभी ब्लॉक नेगेटिव हो रहा है डेप नहीं अलाउ करोगे आप उस ईयर में, बल्कि क्या लगा दोगे? सेक्शन 50 शॉर्ट टर्म गेन। आगे बढ़ेंगे। रीवैल्यूएशन अगर हुई है एसेट की, ये इग्नोर होती है डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए। अगर कॉम्पोजिट इनकम वाला केस है, कौन सा होता है कॉम्पोजिट इनकम? ये रूल 7A 7B8। 7A था ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़, ये कॉफी, ये टी। इन सब में पता क्या होता था? आप सीधा उठाते थे सेल ऑफ रबड़ माइनस ग्रोइंग खर्चे भी और मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे भी सारे लेस कर लेते थे, और जो एंड में प्रॉफिट आता था ना उसको बांट देते थे। आपको पता है जब मैं सारे खर्चे माइनस कर रहा हूं डेप भी माइनस होगी। तो मैंने कहा था सेसी शोर में जाता है कि यार एंड में जाके प्रॉफिट आपने 60-40 कर दिए तो डेप भी 60-40 मानूंगा मैं। लॉ बोलते नहीं, आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है पूरी डेप लेस करके, तो आपकी पूरी डेप्रिसिएशन डीम्ड टू बी अलाउड है। तो ब्लॉक की जो वैल्यू निकलेगी बताओ, क्या उसमें से सिर्फ 60% डेप लेस होएगा या पूरा? पूरा। ये पॉइंट है, ब्लॉक की वैल्यू निकालते हुए आप पूरा डेप लेस करोगे। ये है पॉइंट नंबर 5। देन फॉर कंप्यूटिंग WDV, किसकी WDV निकल रही होगी? ब्लॉक की। क्वेश्चन करवाया था इसका एक, मिस्टर तेंजिंग वाला क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, आप ट्राई कर लेना, बुक में ही करवाया था। अब जो पिछले पेज पे वर्ड आया था एक्चुअल कॉस्ट, उसको और इलेबोरेट कर रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है? असेसी को क्या कॉस्ट पड़ी, उसमें से कौन सा पोर्शन हटा देना जो कोई और पर्सन मीट कर रहा है, या कोई ग्रांट के फॉर्म में पैसा मिल गया या कोई रीइंबर्समेंट मिल गई, दिस इज नॉट योर एक्चुअल कॉस्ट। अगर कोई लोन चल रहा है उसका इंटरेस्ट लग रहा है एसेट एक्वायर करने के लिए, जब एक बार एसेट पुट टू यूज हो गया उसके बाद का इंटरेस्ट आप कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह लागू हो जाता है, लेकिन उससे पहले का इंटरेस्ट आप कॉस्ट में ऐड करेंगे। ये पॉइंट था इसके अंदर कि अगर आप सिंगल डे में पेमेंट या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स, ये बीच में जो एस लिखा है इसका मतलब है पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स, अगर आप कर देते हैं सिंगल डे में टू अ पर्सन अ डे पर पेमेंट और पेमेंट्स, यानी ऐसा हो सकता है सिंगल डे में आप अलग अलग लोगों को पेमेंट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सिंगल पर्सन को सिंगल डे में आप पेमेंट कर रहे हो 10,000 से ऊपर की, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट और इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, तो उस केस में हम इसे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे आपकी, और इसकी डेप्रिसिएशन भी मारी जाएगी आपकी और आपकी एडिशनल डेप भी मारी जाएगी, क्योंकि एडिशनल डेप भी किस पे लगती है बोलो? एक्चुअल कॉस्ट। एक बात ध्यान रखना, ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर पॉइंट आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी आता है। वहां पे ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 का लिमिट है, यहां ऐसा कोई लिमिट नहीं है। हमने क्वेश्चन किया था जिसमें ना फ्रेट पे करी थी हमने फर्नीचर मंगवाने की, और जीटीए को फ्रेट पे करी थी और 11,000 की फ्रेट थी और कैश में पे कर दी थी, हमने उसको अलाउ कर दिया था, अलाउ नहीं किया था सॉरी, हमने उसे एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने दिया था, क्योंकि हमने कहा था 35,000 की लिमिट नहीं लगेगी यहां पे। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो अलाउ हो जाता। गलत कह रहे हो आप। 11,000 का जो फ्रेट पे हुआ था हमने उसे एक्चुअल कॉस्ट में डालने से मना कर दिया था। क्यों?
क्योंकि हमने कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो सीधा 10,000 वाला पॉइंट है, 35 का कोई एडिशनल लिमिट नहीं है यहां पे जीटीए के लिए। पेमेंट टू जीटीए फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर लिमिट ऑफ 10,000 टू अप्लाई इंस्टेड ऑफ 35,000। यानी अगर जीटीए को पेमेंट हो रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो यहां 10,000 का लिमिट ही लगेगा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले में कितना लिमिट दे रखा है? 35। आई होप आपको ये पॉइंट लिंक हो रहा है। क्वेश्चन में आया था, किसमें आया था? क्वेश्चन। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस या स्पेशल केसेस, ये 43(1) की अलग अलग एक्सप्लेनेशन थी। अगर आपने रिसर्च वाला एसेट लिया था और उसको बाद में बिजनेस यूज में ले आए, वैसे ये अब आपके सिलेबस में है नहीं, पर सुन लो, इसकी भी एडिशन दिखाते हैं हम, क्योंकि ये रिसर्च वाला एसेट आपने पहले एक बार में अलाउ करवा रखा होता है। अगर कल को इसे आप बिजनेस में ले आते हो, ये नील वैल्यू पे ऐड हो जाता है। अगर आप इसकी पहले क्या ले चुके हो? डिडक्शन। यानी ब्लॉक में ऐड तो होगा, पर किस वैल्यू पे? नील वैल्यू। अभी जो हमने पॉइंट किया था कि इन्वेंट्री को आपने एसेट में कन्वर्ट कर दिया, तो एसी जो शोरूम में लगे इन्वेंट्री वाले, वो डेप्रिशिएट भी होंगे, ब्लॉक में आएगा। जो एफएमवी आपने लिए ना सेक्शन 28 में, वही एफएमवी अब आपके ब्लॉक में ऐड हो जाएगी। ये पॉइंट 1 है। अगर कोई एसेट आपको गिफ्ट या इनहेरिटेंस में मिला है, ध्यान रखना, यहां पे एक वर्ड पढ़ाया था मैंने कैपिटल गेन में, प्रीवियस ओनर। जिसने पैसा स्पेंड किया था एसेट लेने के लिए, आपको तो गिफ्ट में मिला है, आपको तो इनहेरिटेंस में मिला है, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट उठाओ, उसमें से जितनी डेप्रिसिएशन उससे अलाउ हो चुकी वो लेस करके आप ब्लॉक में ऐड कर लो। ये है पॉइंट 2। अगर कोई एसेट जिसपे पहले आप ही मतलब एक तरह से डेप्ट क्लेम कर रहे थे, आप उसे रिक्वायर कर रहे हो, अर्लियर आप ही यूज कर रहे थे, अब वापस आप उसे रिक्वायर कर रहे हो। ये पता क्या है? मतलब पहले आपने किसी को दे दिया एसेट, फिर वापस ले लिया। तो यहां पे क्या होता है, जो WDV होगी इस एसेट की जो पहले पड़ी थी, ये WDV कैसे निकालना? मान के चलना बस यही एसेट है ब्लॉक के अंदर, तो इसकी कॉस्ट माइनस जितनी डेप्ट लग जाती है उतने सालों में, या तो वो WDV ऐड कर लो ब्लॉक के अंदर, या फिर जितने में आपने उसको खरीदा दोबारा, विच एवरेज लेस। अगर कोई बिल्डिंग आपने प्राइवेट पर्पस के लिए पहले खरीदी थी, तो उसे तो ब्लॉक में दिखाया नहीं होगा, या आपने इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड की हुई थी, उससे तो वो ब्लॉक में दिखाया नहीं होगा, पर बाद में आप उसे बिजनेस यूज में ले आए, तो जितना उस पर आपने पहले कॉस्ट लगाया हुआ था माइनस कर देना उसमें से नोशनल डेप्ट। और ये डेप्ट कौन से ईयर का लगाओगे? जिस ईयर में आप लेके आए हो ना एसेट उसमें पुट टू यूज, उस ईयर में जो डेप्ट का रेट होएगा बिल्डिंग का, देखा, अप टू द ईयर ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट टू यूज एट द डेप्ट रेट एप्लीकेबल टू दैट ईयर। कौन सा ईयर हो? बोलो, जिस ईयर में लेके आ रहे हो आप। क्योंकि हो सकता है अगर बिल्डिंग 5 साल पुरानी है, 5 साल बिल्डिंग का रेट पहले अलग हो डेप्ट का, और आज का रेट अलग हो। अब आज के रेट पे नोशनल डेप्ट कैलकुलेट करोगे या 5 साल पुराने पे आज के? ये है पॉइंट नंबर 5। इसी में ही आपको मैं वो पॉइंट बोल रहा था कि अगर बिल्डिंग पहले खरीद चुके आप, भले ही इस साल आप उसे लेस देन 180 ले आओ यूज के अंदर, आप रेट पूरे साल का लगाओगे इस साल, लेकिन आपको पता है जब नोशनल डेप्ट निकालनी है, नोशनल डेप्ट निकालते हुए ध्यान रखना पड़ेगा जिस ईयर में एसेट लिया था, अगर उस ईयर में 180 से लेस था तो उस ईयर का नोशनल डेप्ट भी आधा लगेगा, पर इस साल पूरा। उसके बाद अगर कोई एसेट ऐसा है जिसपे कोई एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी या कोई जीएसटी लग रहा है, तो आपको पता है जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है आपको, क्रेडिट छोड़ दो, उसके अलावा बाकी सारा एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट है। और हमने जीएसटी के अंदर भी पढ़ा था कि अगर आप डेप्रिसिएशन पूरे पे ले रहे हो फिर जीएसटी क्रेडिट ना लो, हाँ कि ना। अगर कोई नॉन रेजिडेंट असेसी या कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में एसेट यूज के लिए लेके आ रही है, तो यहां भी नोशनल डेप्ट वाला कंसेप्ट है। क्या लिखा है? एक्चुअल कॉस्ट एज रिड्यूस्ड बाय द डेप्रिसिएशन।
यानी आप 4 साल से एसेट वहां यूज कर रहे थे, अब इंडिया में लेके आ रहे हो, हम ब्लॉक में तो ऐड कर लेंगे लेकिन नोशनल डेप्थ लेस करके। अगर कोई ऐसा एसेट है जिसका आप पहले डिडक्शन क्लेम कर चुके हो 35AD, वही स्पेसिफाइड बिजनेस वाला, तो उसका ब्लॉक में एडिशन तो नील वैल्यू पे करो, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको दिखा चुके हो, क्या नाम है, उसका डिडक्शन ले चुके हो, तो आप उसका डेप्थ थोड़ी लोगे। ध्यान देना, जो रिसर्च वाले एसेट होते हैं और जो 35AD वाले एसेट होते हैं, इनका आपको डेप्थ नहीं क्लेम करते, बिकॉज इनका डिडक्शन आपको एक बार में पूरा अलाउ हो रहा है। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो थी कि जिसका डिडक्शन आप ले चुके, अगर उसकी इनकम निकालनी पड़ेगी आपको 7B के अंदर, 7B वही है, पहले आपने एसेट लिया स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, उसका डिडक्शन लिया, फिर आपने उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, तो वहां डीम्ड इनकम निकलती थी। तो कैसे निकलती थी सुनना, जो एसेट की कॉस्ट थी मान लो 10 लाख, बताओ आपने पहले 10 लाख क्लेम कर लिया होगा, 10 लाख आपने पहले क्लेम कर लिया होगा, ये बोलते हैं 10 लाख आपने गलत क्लेम करा, क्योंकि आपने 8 साल, वहां 8 साल का पीरियड है, जब मैं आपको 7B पढ़ाऊंगा, आपने 8 साल से पहले पहले क्यों इसको ट्रांसफर किया नॉन स्पेसिफाइड में, हमने तीसरे साल ही ट्रांसफर कर दिया मान लो, तो बोलते एक काम करो, आप हमसे सिर्फ डेप अलाउ करवा लो 3 साल की, मान लो 3 साल की डेप बनती है 1 लाख, सपोज डेप्रिसिएशन मान के चलते शुरू से ये बिजनेस के लिए यूज हो रहा है नॉर्मल, तो आपकी 9 लाख की ना डीम्ड इनकम बनती है 35AD 7B में। क्या लॉजिक लग रहा है, आप 10 लाख पहले अलाउ करवा चुके, हम 1 लाख अलाउ करेंगे सिर्फ, आप बाकी 9 लाख की इनकम बना लो, उधर इनकम तो बन जाती है, पर ये बोलते हैं यार मेरे को डेप्रिसिएशन तो दे दो कम से कम, बाकी पे बाकी 10 में से 1 तो अलाउ कर दिया, बाकी 9 लाख का क्या, तो 9 लाख ब्लॉक में जाके ऐड हो जाता है, 9 लाख यही लिखा हुआ है यहां पे कि बाकी का जो पैसा रह गया वो ब्लॉक में जाके ऐड कर लो। जब आप मेन नोट्स करोगे वहां क्वेश्चन होएगा मिस्टर आर्नव या आरव वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन है, स्टडी मेड का क्वेश्चन है, उसमें ये पॉइंट है, बुक में ही करवाया हुआ है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशंस ऑफ सेक्शन नंबर 43(1). एक सेक्शन था यहां पे 43A छोटा सा बीच में, कि अगर आपने कोई फॉरेन से फाइनेंस करवा लिया एसेट, जैसे कोई लोन ले लिया या बाहर वाले बंदे ने आपको उधार दे दिया, तो यहां पे ना फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो इसमें ध्यान रखना एडजस्टमेंट तभी करनी है जब एक्चुअल में पेमेंट होगी। अनलाइक अकाउंट्स में तो आप हर ईयर के एंड का रेट वगैरह निकालते रहते हो, यहां तो सिंपल है, अगर जब मशीन खरीदी तब डॉलर मान लो 80 रुपए का था, जब आप उसकी पेमेंट कर रहे हो अगर वो 85 का हो गया, बस जितने डॉलर की पेमेंट करी आपने उतने से कॉस्ट बढ़ा देना 5 रुपीज के हिसाब से। तो एक बार मशीन कितने की बुक होगी, जो स्पॉट रेट था, एक बार मशीन उतने से डेप्रिशिएट होने लग जाएगी। लेकिन जब बाद में आप पेमेंट करोगे, अगर कोई करेंसी फ्लक्चुएशन हुआ, उससे कॉस्ट को एडजस्ट कर देना, पर करना सिर्फ तब जब एक्चुअल पेमेंट होगी, उसके बिना आप कॉस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। और यहां ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको फालतू में बोलेगा कि पेमेंट करी जी फरवरी में जाके, यहां थोड़ी 180 और मोर या लेस देन 180 करना है, पेमेंट जब मर्जी हो, आपको तो कॉस्ट को एडजस्ट करना है। आपको तो अगर ज्यादा पेमेंट हो रही होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, अगर कम पेमेंट हो रही होगी तो कॉस्ट कम होगी। 2 सिचुएशन में हमने बात की थी कि सेक्शन 50 लग सकता है। सेक्शन 50 जैसे ही हम बात करते हैं, हम पहुंच जाते हैं कैपिटल गेन में। पहली सिचुएशन, सारे एसेट ट्रांसफर नहीं हुए पर ब्लॉक नेगेटिव हो रहा है। यह कब हो सकता है, ब्लॉक के कुछ गिने चुने एसेट बहुत महंगे बेच दिए आपने, तो पता है इसको हम कैसे बोलते थे, 10 लाख क्लेम करने वाला था, मान लो 2 लाख और लगाया, लेकिन 15 लाख तो रिकवर हो गया, तो डेप्रीसिएशन तो भूल जाओ, बल्कि जो 3 लाख एक्स्ट्रा मिल गया ना, उस पर टैक्स देने की बात करो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ध्यान रखना, ब्लॉक कंसेप्ट में हमेशा शॉर्ट टर्म गेन आता है। कौन सा गेन आता है, शॉर्ट टर्म, एसटीसीजी। क्या ब्लॉक आगे कैरी होएगा, ब्लॉक आगे कैरी कर लो नील वैल्यू पे, क्योंकि अभी एसेट सारे डिस्कार्ड नहीं हुए। सिचुएशन 2, यही सिचुएशन में ध्यान देना, सपोज करो ये सिचुएशन है, पर सारे एसेट सेल हो गए, तो इस केस में जो ये है ना, ये सीज हो जाएगा, ब्लॉक सीज। ब्लॉक को आगे कैरी नहीं करोगे, बल्कि अब पता है आप क्या बोलोगे,
इतना क्लेम करना था ओपनिंग प्लस एडिशंस, भाई मिला तो सिर्फ इतना, बाकी का मेरे को अलाउ कर दो एज अ शॉर्ट टर्म लॉस, बाकी का मेरे को अलाउ कर दो एज अ शॉर्ट टर्म लॉस, वो भी यही है सेक्शन 50। अगर बैलेंस बच गया तो शॉर्ट टर्म लॉस है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी सारे एसेट सेल हो गए और ब्लॉक नेगेटिव भी हो रहा है, तो फिर शॉर्ट टर्म गेन आ जाएगा, अगर ब्लॉक के सारे एसेट बिक रहे हैं और ब्लॉक की वैल्यू भी बची हुई है फिर लॉस है, और अगर नेगेटिव जा रहा है ब्लॉक तो गेन है। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट था एडिशनल डेप, हमने याद इसको किया था 32(1)(2)(a), ए फॉर एडिशनल डेप। एडिशनल डेप पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अलाउ होती है या फिर पावर वालों को अलाउ होती है। मैन्युफैक्चरिंग में एक सर्कुलर था कि अगर आप प्रिंटिंग का बिजनेस कर रहे हो, जैसे हमारा जो प्रिंटर है जो बुक्स छापता है वो भी एडिशनल डेप क्लेम कर सकता है, क्योंकि प्रिंटिंग या पब्लिशिंग बिजनेसेस भी दे कैन क्लेम एडिशनल डेप ऑन देयर प्लांट एंड मशीनरीज। तो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या जनरेशन ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, ये दो बिजनेसेस को अलाउड है। अलाउ सिर्फ किस पे होगी एडिशनल डेप बोलो, ओनली प्लांट और मशीनरी, वो भी नई होनी चाहिए, सेकंड हैंड पे नहीं चलेगा। और कितना एडिशनल डेप अलाउ करेंगे, 20%। ध्यान रखना ये ब्लॉक की वैल्यू पे मत लगा देना, जो ब्लॉक का WDV आ रहा है उस पर नहीं लगाना 20, एक्चुअल कॉस्ट पे। किस पे, एक्चुअल कॉस्ट पे। और आपको पता है जब एक्चुअल कॉस्ट वर्ड यहां आ गया तो ध्यान रखना, अगर एक्सेस ऑफ 10,000 हुआ, इफ एक्सेस ऑफ 10,000 हुआ, देन पे बाय अकाउंट पे, चेक और ड्राफ्ट वगैरह, समझ रहे हो। क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट के मीनिंग में वो बात लिखी हुई है कि अगर 10,000 से ऊपर पे करने हैं तो अकाउंट पे ही चेक वगैरह से पे करना, वरना एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तभी मैंने कहा था अगर 10,000 से ज्यादा का पेमेंट है और आपने कैश में कर दिया, आपकी नॉर्मल डेप भी गई, आपकी एडिशनल डेप भी गई। अब प्लांट एंड मशीनरी में तो बहुत सारे वर्ड थे, अगर आपने ब्लॉक देखे हो कितने सारे नाम लिखे हुए थे। मैंने बल्कि आपको क्लास में ये बताया था, जो बिल्डिंग और फर्नीचर फिटिंग में फिक्स ना हुआ, आई रिपीट, जो बिल्डिंग और फर्नीचर फिटिंग में फिक्स ना हुआ, प्लांट मशीनरी में फिट हो जाएगा वो, बस वो टेंजिबल हो, वरना इनटेंजिबल का ब्लॉक तो अलग है। टेंजिबल में सिर्फ 3 ही एसेट बताए थे मैंने, एक बिल्डिंग्स, एक प्लांट मशीनरी और एक फर्नीचर फिटिंग्स। तो आपको पता है बहुत सारे प्लांट मशीन यहां हम छोड़ देंगे, जैसे थे ना शिप्स, एयरक्राफ्ट, इवन रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मोटर कार एंड ऑल, ये सब छोड़ देंगे। सेकंड हैंड छोड़ देंगे, ऑफिस अप्लायंसेस सारे छोड़ देंगे, ऑफिस प्रेमिस वाले अप्लायंस सारे छोड़ देंगे, क्योंकि लॉजिक मैंने आपको सिंपल बताया था, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहे हैं लोग, वो वाली प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप दे रहे हैं, और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलेगा, जिसका एक्चुअल कॉस्ट आप एक बार में अलाउ करवा लेते हो। एक समय था कुछ एसेट्स थे जिन पे 100% डेप मिल जाता था एक ही बार में, तो उन पे थोड़ी एडिशनल डेप मिलेगा। या जिनका आप 35 AD क्लेम कर लेते हो या 35 क्लेम कर लेते हो साइंटिफिक रिसर्च वाले का, उनका थोड़ी एडिशनल डेप अलाउ करेंगे आपको। ये सब है। एक पॉइंट था, क्वेश्चन है आपकी बुक में मिस्टर गोपी वाला, एक आप चेक करना, उसमें ना प्लांट मशीन वो लूम्स वाला क्वेश्चन, लूम्स 2 लूम लेके ना उसी साल बेच दिए हैं, तो उस पर एडिशनल डेप नहीं अलाउ करा हमने क्लास के अंदर, क्योंकि जिस ईयर में मशीन ली उसी ईयर अगर आपने उसको सेल कर दिया, उस पर एडिशनल डेप ना अलाउ करना है, पहला पॉइंट है। अगर प्लांट एंड मशीन लेस देन 180 डेज यूज करिए आपने प्रीवियस ईयर में, तो आप 10% निकालेंगे एक्चुअल कॉस्ट का, और बैलेंस 10% आप नेक्स्ट ईयर में लागू करेंगे। इसका नोट लिख के आएंगे आप पेपर के अंदर, ये है नोट नंबर 2। ध्यान रखना, जब आपने WDV निकालना ना ब्लॉक का, नॉर्मल डेप और एडिशनल डेप दोनों लेस होते हैं। ये एडिशनल डेप से ये धोखा मत खा देना कि ये डेप मिल भी गई और ब्लॉक में से लेस भी नहीं हुई, लेस भी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 रुपए खर्च करोगे हम आपको 120 अलाउ कर देंगे, मैंने आपको तो बताया था 100 खर्च करा 100 ही अलाउ होगा, बस 20 एडवांस में अलाउ हो गया। जो पहले साल आपको सिर्फ 15% अलाउ होना था नॉर्मल डेप, हमने पहले साल आपको 35 अलाउ कर दिया, पर ये 20% एडिशनल मतलब ब्लॉक की वैल्यू से ज्यादा नहीं डेप है, ब्लॉक में से लेस होगी। ये है पॉइंट नंबर 3। एसी वगैरह या कंप्यूटर वगैरह अगर ऑफिस में इंस्टॉल्ड हैं, नो एडिशनल डेप, पर अगर ये फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड हैं, एडिशनल डेप।
अलाउ तभी होती है अगर आप ऑप्टिंग आउट कर रहे हो डिफॉल्ट रेजिम से, वो पहले पेज पे भी बता रखे। एक क्वेश्चन थे कुछ 2-3 बुक के अंदर, जहां ना साल के दौरान या तो अमलगमेशन होगी कंपनीज की, या डीमर्जर हो गया, या कोई फर्म कन्वर्ट होगी कंपनी से, मतलब फर्म कंपनी में कन्वर्ट होगी, या कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न कंपनी में कन्वर्ट होगी। और देखो उसने कुछ कंडीशनें पूरी करी हैं सेक्शन 47 की। 47 मतलब ट्रांसफर नहीं बन रहा है। ये ना मैंने कहा था कि अगर हम कल को फर्म को कंपनी बना लें, कैपिटल गेन थोड़ी आएगा। कल को आप बोलो ये तो फर्म ने सारे एसेट ट्रांसफर कर दिए कंपनी को, निकालो कैपिटल गेन, ऐसे नहीं होता। अगर कुछ कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो लॉ बोलता है इट इज नॉट अ ट्रांसफर, इट इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी को आप कन्वर्ट कर रहे हो एलएलपी के अंदर कंडीशनें सेटिस्फाई करके, नॉट अ ट्रांसफर। अब रौला क्या है, असेसी चेंज हो गया ना साल के दौरान, तो यहां पे हमने बात की थी कि अगर साल के दौरान यहां कुछ हुआ, तो क्वेश्चन था साई और सिरदी लिमिटेड वाला आपकी बुक के अंदर, तो अमलगमेशन हुई थी, तो हमने कहा था इतने पीरियड का पुराना असेसी डेप ले और इतने पीरियड का नया असेसी डेप ले। और आपको पता है एक एडिशन यहां भी होती थी, इसको नहीं हम एलोकेट करते थे क्योंकि ये जो एडिशन हुई है तो नया वाला ही क्लेम करेगा। लेकिन जो एडिशन पहले होगी अमलगमेशन से, अगर ये अमलगमेशन डेट है, जो एडिशन पहले होगी उसको प्रोराटा करना पड़ेगा। और प्रोपोर्शनेट करते थे हम नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। और यहां एक मैंने इलॉजिकल बात बताई थी कि डेप निकालते हुए तो आप सिर्फ 180 और मोर और लेस देन 180 करते हो, लेकिन आपको एलोकेट करने हैं एक्चुअल नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। क्वेश्चन करे हुए हमने, एलोकेशन करनी है एक्चुअल नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। तो जैसे जो एसेट यहां अक्वायर हुआ होगा ना, ध्यान देना, जो एसेट यहां अक्वायर हुआ होगा इसका इधर से लेके अमलगमेशन डेट तक पुराना असेसी क्लेम करेगा डेप, और बाकी पीरियड का नया असेसी। हालांकि जब इसकी डेप निकाली होगी वो पूरे साल की निकली होगी क्योंकि ये 180 और मोर वाला है, उसी डेप को आप एलोकेट कर रहे होगे। इसके क्वेश्चन देख लेना, क्लास में करे हुए। क्या आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आप एलोकेशन कर देना। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है अनअब्सॉर्ब डेप का। पहली बात तो अनअब्सॉर्ब डेप मतलब नॉर्मल और एडिशनल डेप जो आप अब्सॉर्ब नहीं करवा पाए बिकॉज प्रॉफिट नहीं दे, सिर्फ प्रॉफिट अवेलेबल तक ही आपका वो अलाउ होता है, बाकी अनअब्सॉर्ब है। आप इसको अलाउ कर सकते हैं किसी भी इनकम से एक्सेप्ट सैलरी, कैजुअल इनकम, बाकी उनसे भी नहीं अलाउ होएगा। अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम जो थे ना टैक्सेबल एट 78% वाले, उन सबसे तो कुछ भी एडजस्ट नहीं होता, वो बार बार नहीं लिखा मैंने। इवन ऑनलाइन फ्रॉम विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, उन सब पे भी नहीं एडजस्ट हो गए। और कैरी फॉरवर्ड इंडेफिनेट है, आगे जाके भी ऐसे ही सेट ऑफ हो गए एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम। अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिटर्न ड्यू डेट के बाद भी फाइल करी है तो भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये था ना कि रिटर्न ऑफ लॉस वाला पॉइंट, तो रिटर्न ऑफ लॉस वाला दिक्कत नहीं है यहां पे कोई, क्योंकि अनअब्सॉर्ब डेप पे वो पॉइंट नहीं लगता था। वैसे यहां लिखा ये है कि रिटर्न इज नॉट फाइल्ड तो भी कर सकते हो, पर प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से दिक्कत है, क्योंकि रिटर्न अगर फाइल नहीं करोगे तो पोर्टल उठाएगा नहीं डेटा आपका पुराने वाला, पर मैनुअली वगैरह फिल कर सकते हो। तो पॉइंट है थ्योरेटिकली कि अगर रिटर्न फाइल नहीं भी करी हुई तो भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पर नॉर्मली हम क्या बोलते थे, कुछ लॉस ऐसे होते थे जिनको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करनी पड़ती थी, वो पॉइंट इस पे नहीं लगता। पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं। करंट ईयर का डेप पहले लागू करोगे बताइए, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस करोगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप करोगे, ये सब आपको बताइए। और अगर कोई बंदा डिफॉल्ट रेजिम में है और उसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप पड़ी है एडिशनल डेप वाली, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या उसे ब्लॉक में ऐड कर देंगे? यस, ब्लॉक में एडिशन हो जाएगी, क्योंकि एडिशनल डेप अलाउ तो होती नहीं न्यू रेजिम के अंदर। सिर्फ एक छोटा सा बेनिफिट क्या दे दिया था आपको कि चलो ब्लॉक में एडिशन कर लो। कहां एडिशन कर लो? ब्लॉक में। फिर अगर आप पावर जनरेटिंग यूनिट हो या पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट हो, ध्यान रखना यहां सिर्फ जनरेशन ऑफ पावर या जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो एडिशनल डेप था, एडिशनल डेप वहां चाहे आप जनरेशन कर रहे हो, चाहे ट्रांसमिशन, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन, सबको लागू होती है एडिशनल डेप। लेकिन जो ये वाला फंडा है ना एसएलएम वाला, कि आप डेप्रिसिएशन निकाल लो एसएलएम पे, ये सिर्फ और सिर्फ या जनरेशन ऑफ पावर या जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वालों को ऑप्शन है। क्या ऑप्शन दी कि आप डब्ल्यूडीवी को लात मारो,
ब्लॉक कंसेप्ट को लात मारो, आप डेप्रिसिएशन निकाल लो एसएलएम बेसिस पे, वो भी इंडिविजुअल एसेट के बेस पे, ये लिखा हुआ है। एक बार जो आपने ऑप्शन चूज कर ली वो हर साल वही चलेगी फिर, और अगर आप कोई ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करते तो हम जबरदस्ती ये वाली ऑप्शन आप पे थोपेंगे, एसएलएम वाली। पर हमारे कई क्वेश्चन ऐसे थे जो थे बिजली वाले, लेकिन बोल रखा ना डब्ल्यूडीबी फॉलो कर रहे हो, तो डब्ल्यूडीबी अगर वो फॉलो कर रहे हैं फिर तो पुराने वाला ही कंसेप्ट है जो आपको मैंने करवाया है। अगर एसएलएम कर रहे हैं तो यहां देख लेते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर तो उसी ईयर एसेट सेल हो गया जिस ईयर में एक्वायर हुआ था, फिर तो चुपचाप उसी ईयर में शॉर्ट टर्म गेन लॉस निकाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं। आपने 10 लाख का एसेट लिया, उसी साल 8 लाख में बेच दिया, 2 लाख का लॉस। आपने 10 लाख का एसेट लिया, उसी साल में आपने उसको 12 लाख में बेच दिया, 2 लाख का गेन। प्रॉब्लम कब आती है? अगर अगले सालों में जाके सेल हो। सर क्या प्रॉब्लम आती है? यहां पे वो होती है ना, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन भी लग चुकी पिछले सालों की। तो ध्यान देना, अगर सपोज करो 10 लाख का एसेट था, 10 लाख का एसेट था, आप अभी तक उस पे 3 लाख की डेप्रिसिएशन ले चुके थे पुरानी, तो 7 लाख की डब्ल्यूडीबी पड़ी थी। यहां 3 केस बनते थे। पहला केस, आपने एसेट बेचा 6 लाख का, ये पहला केस है, 1 लाख की टर्मिनल डेप रहेगी। आप बोलोगे 1 लाख की बची कुची जो वैल्यू है दैट इज टर्मिनल डेप। पीजीबीपी में ये लागू हो जाती है। कहां लागू हो जाती है? चेक करो, इफ सेल प्राइस डज नॉट एक्सीड डब्ल्यूडीबी, तो वहां पे इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? टर्मिनल डेप। दूसरा केस, आपने ये एसेट बेच दिया 8 लाख में, अब कोई टर्मिनल डेप तो है नहीं, अब तो बल्कि आप कहोगे 7 लाख क्लेम करना था, 8 लाख मिल गया, तो 1 लाख एक्स्ट्रा मिल गया। जो 1 लाख एक्स्ट्रा मिल गया ना, ये कैपिटल गेन में मत लेके जाना, ये पीजीबीपी इनकम मान लेते हैं। ये ना आपकी पुरानी डेप की रिवर्सल होगी एक तरह, ये मान लो। इवन अगर ये 8 क्या, अगर ये 10 लाख में भी सेल होता ना, तो भी मेरा आंसर सेम होता। 3 लाख की इसे बोलते थे बैलेंसिंग चार्ज, इसे बोलते थे बैलेंसिंग चार्ज 41.2। चेक करो किस किस का डिफरेंस, सेल प्राइस माइनस डब्ल्यूडीबी, पर सेल प्राइस शुड नॉट एक्सीड द कॉस्ट, क्योंकि अगर ये वाला केस आ गया ना फिर आंसर अलग हो जाएगा। फिर 3 लाख की बैलेंसिंग चार्ज ही है, पीजीबीपी इनकम है, और 1 लाख जो एक्स्ट्रा मिल गया वो कैपिटल गेन। चेक करो, डेप्रिशिएबल एसेट है तो शॉर्ट टर्म गेन ही आएगा। हालांकि ब्लॉक में नहीं पढ़ा है, पर क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट है तो शॉर्ट टर्म गेन। ये है पॉइंट 3। इसका सेक्शन था 50A, इसका सेक्शन था 50A। ये डेप्रिसिएशन के परिवार में बहुत कुछ कवर हो जाता है। 32, 43, 43A, 50, 50A, पीछे जो टेबल बने हुए हैं वहां आप रिवाइज कर सकते हैं। अब मैं उसको बार बार नहीं दिखा रहा, आप चेक कर सकते हैं वहां से। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा साइंटिफिक रिसर्च का, सेक्शन नंबर 35। अब इसमें याद करो, इसमें जितने भी ये वाले पॉइंट्स है ना, ये जितने भी है पेमेंट वाले, दीज आर नॉट अलाउड अंडर डिफॉल्ट रेजिम। वो बाहर लिखा हुआ है शुरू के पेज में। तो इसमें एक एक्सपेंडिचर थे रेवेन्यू वाले और एक एक्सपेंडिचर थे कैपिटल वाले। रेवेन्यू 3511 और 3514 ये अलाउ होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिम। तो देखो इसको हमने कैसे बना दिया, लेफ्ट साइड पे आपके रख दिए रिसर्च एक्सपेंडिचर वाले केस, और राइट साइड लिख दिए पेमेंट वाले। अलाउड ओनली इफ ऑप्टिंग आउट, अलाउड ओनली इफ ऑप्टिंग आउट। सही कह रहा हूं? तो सबसे पहले अगर एक्सपेंडिचर आप करते हो ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो लैंड छोड़ देना। ध्यान है, रिसर्च वाले में लैंड कॉस्ट अलाउ नहीं होती थी, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो अलाउ कर देंगे, सेम ईयर में अलाउ कर देना। लेकिन अगर आपने कमेंसमेंट से पहले के भी खर्चे करे वो भी अलाउ कर देंगे, पर सिर्फ 3 साल तक वाले, सिर्फ 3 साल तक वाले, यानी 3 साल से पुराने एक्सपेंडिचर हम आपको अलाउ नहीं करके देंगे। उसमें भी अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए तो हम लोग रिसर्च मटेरियल, रिसर्च की सैलरी बंदों की, ये सब अलाउ कर देंगे, पर उनके पर्क नहीं अलाउ करेंगे। और ये भी सिर्फ किस एक्सटेंट तक अलाउ करेंगे, जितना सर्टिफाई करवाओगे आप प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम अलाउ कर देंगे एक्सेप्ट लैंड, कोई दिक्कत नहीं, पर सिर्फ 3 साल तक वाले। वो ऊपर हेडिंग लिख दी ड्यूरिंग 3 इयर्स।
यहां पे जो एसेट खरीदना है आपने, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये पुट टू यूज भी होना चाहिए, बस रिसर्च के लिए अगर आपने एसेट खरीदा आप उसका डिडक्शन ले लो। जिनका डिडक्शन ले लिया आपने 35 में, उसका डेप नहीं क्लेम करोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात जहां भी हो रही है सेक्शन में एक्सेप्ट लैंड हो रही है, चाहे कमेंसमेंट के बाद वाले हो यानी 1 नंबर, या कमेंसमेंट से पहले वाले हो यानी 2 नंबर, 1 एंड 2। 1 बात कर रहा है आफ्टर कमेंसमेंट की, 2 बात कर रहा है बिफोर कमेंसमेंट की। सभी जगह पे ये वाला पॉइंट है, अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स। और जो अनअब्सॉर्ब्ड रहेगा उसका ट्रीटमेंट अनअब्सॉर्ब्ड डेब्ट जैसा ही है कि आप उसे अलाउ करवा लो अगेंस्ट किसी भी हेड, और नॉट अगेंस्ट सैलरी, कैजुअल इनकम वगैरह से अलाउ नहीं करूंगा। और इसका कैरी फॉरवर्ड भी अनलिमिटेड है जैसे अनअब्सॉर्ब्ड डेब्ट है। ये अगर आप देखो ना, बिल्कुल लेफ्ट साइड में मैंने समराइज कर दिया, इन हाउस रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्री कमेंसमेंट, पोस्ट कमेंसमेंट, सब आ गया। और राइट साइड पे क्या है, मेकिंग पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसीज। तो इसका एक तो ये था 2A, ये इंडियन कंपनी को अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है। पर इंडियन कंपनी कौन सी, जो रिसर्च पर्पस के लिए अप्रूव्ड है। अगर आप पेमेंट करते हो नेशनल लैब या यूनिवर्सिटी या IIT को तो भी डिडक्शन है 100%। और इनमें पॉइंट है, इनमें जो नीचे वाले पॉइंट है, इनमें रिसर्च चाहे रिलेटेड हो चाहे नॉट रिलेटेड हो तो भी डिडक्शन मिलेगी। ऊपर वालों में मेनली तब मिलती है जब रिसर्च रिलेटेड होती है। वैसे इतना आपको टेस्ट नहीं करता डिटेल में, डोंट वरी। पर ये दो याद रखना, इन दोनों में रिसर्च चाहे रिलेटेड ना भी हो बिजनेस के, क्योंकि इन हाउस रिसर्च में हर जगह है, इन हाउस रिसर्च में जरूरी है रिसर्च मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस। यानी आप ऐसा नहीं बोल सकते कर मैं इन हाउस रिसर्च रहा हूं पर कर ऐसे रिसर्च रहा हूं जिसका मेरे बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं। लेकिन जब आप आउटसाइड एजेंसीज को पेमेंट करते हो तब रिसर्च में और मे नॉट बी रिलेटेड टू द बिजनेस। वो जहां मर्जी यूज करें, आपने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दे दिया पैसा। तो एक इसके अंदर इंस्टीट्यूशन थे साइंटिफिक रिसर्च वाले, एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, और एक स्टैटिस्टिकल और सोशल साइंस वाले। एक समय था जब हर जगह ये परसेंटेज अलग अलग होती थी, पर आज की डेट में बच्चों के लिए मौज है क्योंकि हर जगह परसेंटेज क्या है, 100। ऊपर की सारी डिडक्शंस आपको तो भी मिल जाएंगी चाहे बाद में उनका जो अप्रूवल था वो विड्रॉ हो गया, लेकिन आपने जब उनको पेमेंट करी तब देवर अप्रूव्ड। जो ये वाले हैं 35, 1, 2, 2A, 3, ये वाले 2, 2A और ऊपर वाला 3, 2A, 2 और 3, ये सारों में ना वो वाला काम चलता था व्हाइट ब्लैक वाला कि बस डोनेशन दिखा दी पर कैशबैक ले लिया। तो इनको फिर थोड़ा सख्त रखने के लिए बोला कि आप आगे स्टेटमेंट फर्निश करो अथॉरिटी को, सर्टिफिकेट दो डोनर को, ये सब चीजें करो तभी हम आपको डिडक्शन, अगर ये सब चीजें कर रहा है आपका कॉलेज तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। तो डिडक्शन अलाउबल ओनली इफ सच एसोसिएशन और कॉलेज फर्निशेस, मतलब डिडक्शन मैंने लेनी है पर मेरी डिडक्शन किस पे लिंक कर दी कि भाई वो वाले कंप्लायंसेस पूरा करे जिसको आप पेमेंट कर रहे हो। क्योंकि अगर वो फर्जी हुआ तो आपकी डिडक्शन गई, कहीं अगर वो फर्जी हुआ तो आपकी डिडक्शन गई। सर अगर रिसर्च वाला एसेट हम सेल कर दें, यहां पे लिख दिया न्यू कोर्स, लिखना लिख के काटना है काट दो, वैसे नीचे लिखा हुआ है, नीचे कई बार देखता नहीं बंदा। सिचुएशन 2 अब न्यू कोर्स में है नहीं, नीचे लिखा मैंने ओमिटेड फ्रॉम न्यू कोर्स। वो टेबल मेरा छेड़ने का मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने ऐसे ही दे दिया, वरना सारा एडिट करना पड़ता। खैर सिचुएशन 1 के एसेट आपने ऐसे ही भेज दिया बिना बिजनेस में यूज करे, यानी रिसर्च का एसेट लिया उसे रिसर्च में यूज किया फिर बेच दिया। तो यहां पे 41.3 लगता है। क्या बोलता है वो, कितने में बेचा, मैंने कहा 10 लाख। कहता खरीदा कितने में था, मैंने कहा 8 लाख। कह रहा ठीक है 8 लाख रुपया आप बिजनेस इनकम बनाओ, क्योंकि पहले 8 लाख आप अलाउ करवा चुके हो बिजनेस के अंदर। सर फिर एक्स्ट्रा जो 2 लाख है वो 2 लाख रुपए कैपिटल गेन बन जाएगा। और यहां पे ना STCG LTCG दोनों आ सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। शायद आपको ध्यान नहीं होगा, ये पहली जगह थी जहां पे मैंने इंडेक्सिंग की बात की थी बुक के अंदर, क्योंकि यहां पे जो मैंने बुक में एग्जांपल दिया था उसमें लॉन्ग टर्म गेन आ रहा था इस एसेट के ऊपर, मैंने इंडेक्सिंग की बात की थी क्योंकि यहां इंडेक्सिंग भी होगी बिकॉज लॉन्ग टर्म गेन है। और सर अगर मान लो ये बिकाई 7 लाख में, तो 7 लाख इज योर PGBP इनकम। आप पहले क्लेम कितना कर चुके थे, 8, रिकवर कितना हो गया 7, 7 लाख बिजनेस इनकम है, खत्म बात। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज बिजनेस इनकम, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज बिजनेस इनकम।
भाई समरी है, थोड़ी तेज ही चलेगी, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? अब ये थोड़ी ना कि एक एक चीज को बैठ के अब यहां पे डिस्कस करेंगे। नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है? बोलो, तेज है क्या? थोड़ा तो फिर यार थोड़ा सा बुक से भी पढ़ोगे आप, हो जाएगा। बोलो, 7 लाख रुपीज बिजनेस इनकम बन जाएगी अगर सेल प्राइस कम है। और 1 लाख का क्या होएगा? यहां कुछ नहीं होएगा, क्योंकि आप पहले ही 8 क्लेम कर चुके हो। आप पहले ही 8 क्लेम कर चुके हो। जहां भी ये सेक्शन लिखा है ना 3514, जहां भी ये सेक्शन लिखा है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन, साइंटिफिक रिसर्च वाला। देखो ना, ये 3514 कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट। और जहां भी ये वाला सेक्शन लिखा होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। बाकी बीच के पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसीज हैं। राइट साइड का भी बता देता हूं एक बार शॉर्ट में, सुनना। अभी मैंने बताई थी वो एक्सप्लेनेशन 143(1) की, कि अगर रिसर्च वाला एसेट बिना आप बिजनेस के यूज में ले आते हो तो उसे नील वैल्यू पे ऐड कर लो ब्लॉक के अंदर। और एक बात बोलो, ब्लॉक में आ गया तो आगे ब्लॉक कंसेप्ट लग जाएगा। कल को जब भी ये एसेट बिकेगा, इसका मनी पेबल लेस हो जाएगा वहां से, सेल प्राइस ब्लॉक कंसेप्ट विल अप्लाई, खत्म बात। कैपिटल गेन एज पर ब्लॉक कंसेप्ट। उसके बाद 35AD, ये डिडक्शन आपको सिर्फ ऑप्टिंग आउट में मिलती है अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो स्पेसिफाइड बिजनेसेस पे, 100% अलाउ हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको मेन नोट्स के अंदर बताया था क्लास के अंदर, ये जो 35 सेक्शन है ना 35, इसमें कहीं भी वर्ड ना एक्चुअल कॉस्ट नहीं लिखा हुआ। यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यहां वो 10,000 वाला पॉइंट अभी लग नहीं रहा, क्योंकि मैंने बताया था क्लास के अंदर कि अगर ये एक्चुअल कॉस्ट वर्ड लिखते हैं यहां पे, तभी तो वो 10,000 वाला पॉइंट एक्टिव होता, क्योंकि वो 10,000 वाला पॉइंट किसके लिए लिखा हुआ है? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट वर्ड तो यूज ही नहीं किया सेक्शन ने, तो यहां वो 10,000 वाला पॉइंट मत लगाना। लेकिन आपको पता है जो ये 35AD है, 35AD में ये पॉइंट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है अलग से 10,000 वाला, तो इसमें लगेगा 10,000 वाला पॉइंट। ये क्लास में डिस्कस किया था मैंने। यानी रिसर्च वाले सेक्शन में 10,000 वाला पॉइंट नहीं लगाना, लेकिन ये स्पेसिफाइड बिजनेस में या जो वो नॉर्मल डेप है, एडिशनल डेप है, उस सब के लिए लगेगा 10,000 वाला पॉइंट। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बता देता हूं, सर मान लो रिसर्च का एक्सपेंडिचर हो, रिसर्च वाला ही, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, सर फिर वो एक और भी तो है 48(3), मेरे हिसाब से वो लगना चाहिए फिर 10,000 वाला पॉइंट, क्योंकि वो तो सबको कवर करता है। जो 48(3) वाला पॉइंट है 10,000 वाला, वो तो सबको कवर करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को, पर इनके लिए, रिसर्च वालों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे नहीं लगेगा 10,000 का पॉइंट। पर क्या 35AD के पर्पस के लिए क्या 10,000 वाला पॉइंट एक्टिव होएगा? यस। सुन रहे हो मेरी बात? ओके। तो पहली बात तो 35AD ने ये वाले एसेट छोड़े हुए हैं, पता ही आपको। स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से हैं ये लिखे हुए नीचे सारे, लिस्ट बहुत बार डिस्कस की हुई है हमने। ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत निगाह मार लेना कि 2007 से पुराना तो कोई भी नहीं, देखो 2007 से पुराना तो कोई भी नहीं है। तो जो भी नए बिजनेस शुरू हो रहे हैं वो तो सब कवर्ड है। इनमें से जो भी नए बिजनेस शुरू हो रहे होंगे, क्योंकि जिन्होंने भी इस डेट से शुरू कर दिया ऑपरेशन, वो स्पेसिफाइड है। कैसे एग्जांपल दे इसके अंदर? वेयर हाउस ऑफ शुगर, वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, होटल 2 स्टार और मोर के 3 स्टार, 2 स्टार, हॉस्पिटल विद 100 बेड्स फॉर पेशेंट, कम से कम याद होंगे आपको पॉइंट, कुछ कुछ पढ़ लेना एक बार इनको। 35AD ऑप्शनल है, ऊपर पीछे पॉइंट निकला है। एक बार आपने 35AD क्लेम कर लिया, फिर आप चैप्टर 6A का हेडिंग सी क्लेम नहीं कर पाओगे। हेडिंग सी कौन सा है? इनकमो वाला, जैसे TIA, IB, IC, वो सारा, या QQB, RRB, वो सारे। 10AA भी क्लेम नहीं कर पाओगे, ना उस ईयर का ना अगले किसी ईयर का, ना उस ईयर का ना अगले किसी ईयर का। पर एक ना क्वेश्चन किया था हमने ICI का, उसमें 10AA और 35AD इकट्ठे थे मेरे ख्याल, वो अलग अलग बिजनेस के थे शायद, आप देख लेना एक बारी, उसमें पढ़ा था, वो मिसलेनियस वाले चैप्टर में था। और वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा ट्रू मतलब अगर 10AA क्लेम कर लिया एक बिजनेस का, फिर उसका अगले साल में जाके 35AD नहीं ले पाओगे। वाइस वर्सा का मतलब यही हुआ, हाँ कि ना?
इसलिए बोलते 35 एडी इज ऑप्शनल, चाहे ये क्लेम कर लो चाहे वो क्लेम कर लो, आपकी मर्जी है। तो बिजनेसेस प्लीज एक बार आप जरूर देख लेना, क्योंकि एक आधी बार ना थ्योरी का ये क्वेश्चन भी आया है कि बिजनेस के नाम लिख दो। 4 नंबर में क्वेश्चन मुझे याद है पेपर के अंदर आया हुआ है, पुराना पेपर है काफी, पर 4 नंबर में आया हुआ है कि कुछ नाम लिखो एनी 6 या एनी 4 स्पेसिफाइड बिजनेस के। वैसे 8 नाम मांगेगा कम से कम मेरे ख्याल, क्योंकि 14 है, 7-8 तो याद होने चाहिए आपको। पहला पॉइंट वही 10,000 वाला है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेंसमेंट के बाद किया आपने तो उस ईयर में लागू कर लेना जिस ईयर में इनकर हुआ, और अगर कमेंसमेंट से पहले हुआ, ध्यान रखना यहां 3 ईयर वाला पॉइंट नहीं है, जितना मर्जी पुराना हो, बस शर्त है उसी ईयर में वो लागू करेंगे जिस ईयर में आप कमेंस करोगे बिजनेस, पर शर्त है आपने इसे कैपिटलाइज कर लिया हो उसी डेट पे जिस दिन आप बिजनेस को क्या कर रहे हैं, कमेंस। जिसका 35 एडी क्लेम कर रहे हैं आप उसका डेप क्लेम नहीं करेंगे। अब ध्यान रखना, जो हमारा वो है ना साइंटिफिक रिसर्च, वहां तो अनअब्जॉर्ब्ड का कंसेप्ट आता है, लेकिन जो स्पेसिफाइड बिजनेस है इसमें अनअब्जॉर्ब्ड का कंसेप्ट नहीं है। यानी जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है सारा चार्ज कर दो, और बोलो जाहिर सी बात है जब एक साथ इतना इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर आप चार्ज करोगे तो लॉस भी आएंगे, तो लॉस का ट्रीटमेंट भी आगे ही आ गया। क्या सीखा था लॉस का ट्रीटमेंट इसका? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से एडजस्ट होगा, अगर एडजस्ट ना हुआ तो अगले अनलिमिटेड पीरियड, 8 साल ना बोलना, कहां गया देखो, एक सेकेंड, कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड, लिखा नहीं क्या, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पीरियड। और इसमें एक पॉइंट ये भी होता था, सुनो, आपका एक वेयर हाउस ऑफ शुगर है, सुनना, आपका एक वेयर हाउस ऑफ शुगर है, कहां है वेयर हाउस ऑफ शुगर, वेयर हाउस ऑफ शुगर ये रहा, तो वेयर हाउस ऑफ शुगर आपका, उसके अंदर लॉस है, और आपके पास एक ये भी है वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसमें प्रॉफिट है, ये तो एडजस्टेबल है, पर ये वेयर हाउस ऑफ शुगर ना, या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मान लो 2009 से पुराना है तो भी अलाउड है। ये पॉइंट सीखा था हमने, यानी जिसके प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर रहे हो, अगर वो 35 एडी के लिए एलिजिबल नहीं भी है पर है 35 एडी वाला बिजनेस तो भी अलाउड है। ये पॉइंट था, वेदर द लैटर इज एलिजिबल टू क्लेम 35 एडी और नॉट, ये पॉइंट था। चेक करो नोट नंबर 5। तो पहला पॉइंट ये पड़ा कि यहां पे अनअब्जॉर्ब्ड का कंसेप्ट नहीं है। सोचो एक होटल बनाया 50 करोड़ रुपए लगा के, अब पहले साल ही थोड़ी इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, पर 50 करोड़ अलाउ हो जाता है लैंड कॉस्ट छोड़ के, तो 50 करोड़ अलाउ कराया तो लॉस आ गया, तो लॉस आया तो उसको एडजस्टमेंट भी बता दी सर में 73A सेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 35 एडी वाला एसेट आप सेल या डिस्ट्रॉय करके बेचोगे उसे, तो जो भी सेल प्राइस मिलेगी या जो भी कंपनसेशन मिलेगा वो पीजीबीपी इनकम है, एनी सम रिसीव्ड सेक्शन 28 वाला, इस पे कोई कैपिटल गेन नहीं निकलता, चाहे कॉस्ट से बढ़ भी जाए। मतलब क्या, सोचो अगर आपने पहले 10 लाख खर्च करे थे, 10 लाख अलाउ करवा ली थे, बाद में 12 लाख मिल गए, चुपचाप 12 लाख को पीजीबीपी इनकम ना दो, बात खत्म, और कोई दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। तो ये 35 एडी में स्पेशल पॉइंट है, वरना ज्यादातर आप ये देखते हो कि अगर कॉस्ट से ज्यादा मिलता है तो आप कैपिटल गेन निकालते हो, पर 35 एडी में ये नहीं करना। बताओ अभी ये 10 और 12 वाला एग्जांपल जब मैंने रिसर्च में लिया था कैपिटल गेन निकल आया था, लेकिन अभी मैं रिसर्च बता रहा हूं आपको, या अभी मैं आपको स्पेसिफाइड बिजनेस बता रहा हूं। स्पेसिफाइड बिजनेस में इंटायर सेल प्राइस पीजीबीपी, इंटायर सेल प्राइजेस पीजीबीपी, ये है पॉइंट नंबर 6। डिडक्शन तभी लागू होगी अगर अकाउंट्स वगैरह ऑडिट करवाए हैं और रिपोर्ट वगैरह फर्निश कर दिया आपने। मिनिमम होल्डिंग पीरियड कितनी देर का है, यानी अगर आपने कोई स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एसेट लिया तो आप उस एसेट को कम से कम 8 साल के लिए रखोगे। मिनिमम होल्डिंग पीरियड है 7A में बता रखा है। 28 सेक्शन क्या बोलता है, अगर आपने इसको डिमोलिश करा, डिस्ट्रॉय करा और इसका कोई पैसा मिल गया, हम उसे पीजीबीपी में डाल देंगे। लेकिन प्रॉब्लम थी कि सर ये वाली सिचुएशन तो आपने कवर ही नहीं करी। व्हाट इफ कि वो बिजनेस में यूज नहीं कर रहा स्पेसिफाइड, और उसने 28 वाला भी नहीं मोड पूरा करा, फिर तो लॉस था। यहां लेकर आए थे 7B
कि हम आपकी डीम्ड पीजीबीपी इनकम निकाल देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहले इसके एग्जांपल थे बुक के अंदर कि आपने बिल्डिंग खरीदी वेयर हाउस ऑफ शुगर के लिए, डिडक्शन क्लेम कर ली, बाद में आपने उस बिल्डिंग को यूज कर लिया किसी फैक्ट्री में जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, तो ना तो ये 28 का प्रॉब्लम, मतलब 28 कहेगा भैया सम तो कोई रिसीव ही नहीं हुआ, मैं कैसे लग जाऊं, तो इसके लिए लेकर आए थे 7B, जिसने क्या बोला, जो डिडक्शन आप पहले क्लेम कर चुके थे उसमें से सिर्फ हम आपको डेप्रीसिएशन अलाउ करेंगे, बाकी सारी आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी। और यही डीम्ड इनकम हमने कहा था ब्लॉक में जाके जोड़ लो। और इसमें भी एक गलती करके आए थे आप, जब मैंने क्वेश्चन होमवर्क का दिया था, ये जो निकाली थी ना डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32, तो ध्यान रखना जिस ईयर में ये बिल्डिंग ली हुई थी ना उसमें लेस देन 180 का पॉइंट था, तो हाफ ईयर का डेप लगाना था उस ईयर का, ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर बिल्डिंग जिस ईयर में खरीदी थी पहले, तो 32 सेक्शन का डेप तो भैया प्रॉपर ध्यान रख के निकालना पड़ेगा ना। अगर वो लेस देन 180 था उस ईयर का, तो लेस देन 180 निकालो उसका डेप उस साल का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसी तरह सोचो अगर कोई प्लांट मशीन ली होती, क्योंकि प्लांट मशीन भी कवर होती है, तो अगर वो न्यू प्लांट मशीन होती और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता तो शायद एडिशनल डेप भी निकालना पड़ता, क्योंकि डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32 जब हम बोल रहे हैं तो सारी आ गई ना, हाँ के ना। और यहां पे एक पॉइंट था कि 35AD 7B नहीं एप्लीकेबल होगा एक बीमार कंपनी पे, यानी 8 साल के अंदर अगर उसने कोई ट्रांसफर वगैरह कर भी दिया तो भी हम उसके ऊपर 7B अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही हालात खराब हैं। तो अगर ये कंपनी ट्रांसफर कर भी रही है कोई बात नहीं, उसको बचाने की कोशिश हो रही है, आप यहां पे 7B मत लगाओ। तो मेरा ख्याल अभी हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, या एक आधा कोई छोटा सेक्शन करवा देता हूं। 35 DDA कर लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का एक्सपेंडिचर अगर कोई पे कर रहा है, तो एम्प्लॉइज को अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट का पैसा दिया है, ये ना पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता था, याद करो। तो अमाउंट्स ऑफ पेड के साथ लिख लो पेमेंट बेसिस। पेमेंट बेसिस कैसे अलाउ होता था? 5 इक्वल किस्तों में, यानी जिस ईयर में पे करा, जितना पे करा पूरा अलाउ नहीं करूंगा उस साल में कितना अलाउ करूंगा 1/5, तो ऐसे 5 किस्तें बनेंगी। तो मैंने क्वेश्चन करवाया था क्लास के अंदर जिसमें अलग अलग ईयर्स में पेमेंट हो रही थी, तो जितनी जितनी जिस ईयर में पेमेंट हुई उसे डिवाइड बाय 5 कर करके ऐड कर करके हमने अलाउ करी थी। कौन है यहां पे एसएससी बिजनेस जो ये पेमेंट कर रहा होगा? आपको पता है इसका ही पॉइंट हमने एम्प्लॉय के एंगल से भी पढ़ा हुआ है, वो सैलरी में पढ़ा हुआ है वॉलंटरी रिटायरमेंट वाला। ये तो एम्प्लॉयर के एंगल से पढ़ रहे हो आप, ये तो एम्प्लॉयर के एंगल से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बताओ एक बार खोलना सेक्शन वाइज स्टडी वाला पेज, 28 चार्जिंग, 29 हाउ टू कंप्यूट पीजीबी, 30 से ये शुरू किया था हमने बिल्डिंग वाले से, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, फिर ये सारा डेप्रीसिएशन का परिवार सारा करा है रिवाइज, फिर 35 सारा रिसर्च का परिवार, लेफ्ट साइड पे इन हाउस रिसर्च, राइट साइड पे आउटसाइड एजेंसीज, फिर ये भी किया हमने स्पेसिफाइड बिजनेस, और अभी ये भी किया डीडीए। और आपको पता है यहां तक मान के चलो, यहां तक बल्कि यहां तक भी नहीं, मैं कहूंगा इस पॉइंट तक, ये पॉइंट तक, ये ना सारे वो हैं जो अलाउड वाले खर्चे हैं। पर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक अलाउड कहां तक बता रखे हैं, स्पेसिफिकली अलाउड यहां तक बता रखे हैं, ये जनरल डिडक्शन है। एक काम करो 37(1) का जनरल डिडक्शन का चलो छोड़ो भी, उसके अंदर फिर 2 एक्सप्लेनेशन भी हैं, वो छोड़ो। और 38 तो पार्टली था, याद करो 38 पार्टली वाला था, पार्टली सिर्फ उस पार्ट का अलाउ करूंगा जो बिजनेस में यूज हो रहा है। और ये वाला एक बार खोल लो 37(2)B, ये छोटा सा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को अगर आप पेमेंट कर रहे हो, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को पेमेंट कर रहे हो, चाहे एडवर्टीजमेंट की पेमेंट कर रहे हो, हम अलाउ नहीं करेंगे आपको पीजीबी के अंदर। मिलना होगा तो रिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहां पे कहां लिखे 17 नंबर पेज, कहां पे ये रहा, एडवर्टीजमेंट खर्चे इन सोविनर, ब्रोशर, पैम्फलेट पब्लिश बाय पॉलिटिकल पार्टी इवन इफ रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे में फर्क नहीं पड़ता, नॉट अलाउबल एज बिजनेस खर्चा। बल्कि डिडक्शन वाले चैप्टर में इससे रिलेटेड हमने एक पॉइंट और किया था
कि हम सिर्फ जीजी बी अलाउ करेंगे कंपनी के केस में, जीजी सी नहीं अलाउ करेंगे एडवर्टीजमेंट का, ये हमने डिडक्शन में कवर किया था। तो ये भी हो गया, 38 भी हो गया, पार्टली सिर्फ पार्ट करेंगे। यानी अब देखो इस वाली लड़ी में आपका सिर्फ और सिर्फ एक 36 सेक्शन जिसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं छोटे छोटे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 37 रहते हैं, 36 रहते हैं, 37 रहते हैं और 35D रहता है। जो 36 तक दुनिया है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये सारी दुनिया स्पेसिफिक है। 37 की दुनिया थोड़ी जनरल है, 38 तो है ही पार्टली, और 37 2B से तो मैं बोलता हूं डिसअलाउंस शुरू हो जाती है, और फिर आगे डिसअलाउंस की दुनिया ये भी है। यानी मेरे हिसाब से एक लेक्चर और लगना चाहिए हमारा, और हमारा ये पीजीपी हो जाना चाहिए रिवाइज। बताइए क्या कर लेंगे आप? कुछ समझ में आया जो हमने करा? थोड़ा थोड़ा ब्रशअप हो गया होगा, बाकी आप ट्राई करना पड़ के, ठीक है? तो अभी इतना ही, एक लेक्चर और हम टेकअप करेंगे बाद में कभी, फिलहाल इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।